सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 6 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे फिर से दुखद खबर आती है, पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बादल फटने से एक गाँव का भारी क्षेत्र दब गया। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से आप बार-बार शुल्क नीति को लेके और भारत के रूस के साथ तेल संबंधों को लेके धमकी दी जा रही है, जो कि भारत इस प्रयास में है कि हमारी जो व्यापार कम्युनिटी है उसके साथ मिल के कुछ करे ताकि इस नुकसान को कुशन कर सके, जो कि हमने कल वाले संपादकीय में जानने का प्रयास करा था। फिलहाल आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के संपादकीय दोहरा मापदंड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत पर 25% शुल्क लगाने और रूस से तेल एवं गैस खरीदने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। निश्चित तौर पर यह भारत पर अनावश्यक दबाव बनाने की रणनीति है, मगर अमेरिका की उम्मीदों के उलट भारत ने अपने रुख को सख्त कर स्पष्ट कर दिया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रहित का मसला हो तो कोई बाहरी दबाव मजबूत इरादों को लक्ष्य से डगा नहीं सकता। भारत ने साफ कहा है कि इस रूस से तेल खरीदने के लिए शुल्क बढ़ाने की चेतावनी अनुचित और अव्यवहारिक है। यही नहीं, भारत ने दुनिया के सामने इस बात को भी उजागर किया है कि अमेरिका किस तरह दोहरे मानदंड अपनाकर अपने हितों को साधने की चेष्टा कर रहा है। बिल्कुल, भारत ने डिप्लोमेटिकली भी दिखाने का प्रयास करा है कि अमेरिका बहुत ही गलत कर रहा है। असल में इस तरह का प्रयास किसी भी देश की राष्ट्रीय संप्रभुता पर अतिक्रमण और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। बिल्कुल है। अब देखिए, अमेरिका ने जो कहा है कि भारत के संबंध रूस से हों, अफ्रीका से हों, वियतनाम से हों, किसी के साथ भी हों, वो भारत के निजी अ, फैसले होते हैं, भारत की निजी डिप्लोमेसी होती है। भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ पर पलटवार करते हुए रूस के साथ उनके व्यापारिक संबंधों की ओर ध्यान दिलाया है। विदेश मंत्रालय ने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को की आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साक्लोराइड, विद्युत वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम उर्वरक और रसायनों का आयात करता है। वर्ष 24 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ एक अरबों में कारोबार यूरो का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वर्ष 23 में इसमें सेवाओं से जुड़ा व्यापार लगभग 17.2 अरब यूरो आंका गया। यह उस वर्ष था। उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफ़ी अधिक है। शुरुआती समय में जो भारत ने अपने तेल संबंधित जो टारगेट्स हैं, जो मार्केट है, वो बनाई हुई है रूस के साथ। और बस मज़ा बात ये है कि हम भले ही रूस से तेल कच्चा खरीद रहे हैं, मगर हम उसे यूरोप को बेच रहे हैं रिफाइन करके। ये भी अपने आप इकोनॉमी चल रही है। वास्तव में वर्ष 24 में एलएनजी का यूरोपीय आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 22 में 15.21 मिलियन टन से कहीं अधिक है। ऐसे में सवाल है कि जो देश खुद रूस से तेल, गैस और अन्य सामग्री खरीद रहे हैं, तो वह किसी अन्य देश को रूस से व्यापार करने से कैसे रोक सकते हैं? मतलब खुद अगर देखा जाए तो कई देश जो काम कर रहे हैं वो बस भारत के ऊपर थोपा जा रहा है कि भारत ना करे। अमेरिका की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि रूस भारत और कच्चे तेल की बिक्री से अर्जित धन का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस से जो सामग्री खरीदी जा रही है उससे मिले धन का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में नहीं हो रहा है। ये तो कहने की बातें होती हैं, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है मुद्दों को वैलिडेट करने के लिए। भारतीय विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि रूस से कच्चे तेल का जो आयात किया जाता है उसका उद्देश्य देश में उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की लागत को किफ़ायती बनाए रखना है। किसी भी देश के लिए उसकी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करना उसके प्राथमिक कर्तव्य होता है। ऐसे में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए हर संभव आवश्यक उपाय करना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात है। ये तो संप्रभु देश है भारत, कोई भी विदेशी ताकत जो है वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को नहीं मैनिपुलेट कर सकती। अगला संपादकीय खेल के मैदान में कृत्रिम मेधा का दखल। मनीष जैसल साहब लिखे हैं, भारत में खेलों की परंपरा सदियों पुरानी है। किसी गांव के धूल भरे अखाड़े से लेकर शहर के चमचमाते सिंथेटिक ट्रैक तक हमारी इस साक्षी स्मृति में पसीने की गंध और माटी की सौंधी खुशबू बराबर रची बसी है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इस पारंपरिक दृश्य के सामने एक नई रोशनी चमकी है। जैसे स्क्रीन स्मार्ट रीडर और कलाइयों में लिपटी स्मार्ट बैंड्स
देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए बॉडी की। बीते कुछ वर्षों में खेल का मैदान केवल खिलाड़ियों की मेहनत और अभ्यास का अखाड़ा नहीं रहा, बल्कि अब यह तकनीक की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। जहाँ पहले एक कोच की आंख और खिलाड़ी की संवेदनाएं प्रदर्शन की को मापती थी, वहीं आज कृत्रिम मेधा की आंखें पहले क्या होता था, पहले लोग देख के बताते थे कि कौन परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, थक रहा है, वो हो रहा है, हाफ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। आज कोई भी एक्टिविटी कोई स्पोर्ट्समैन करता है तो उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाती है स्मार्ट बैंड्स और तमाम सेंसर्स के माध्यम से, कि जो भी उसने एक्टिविटी करी, रनिंग करी या जॉगिंग करी या फाइटिंग करी, तो एग्जैक्टली उस समय उस टाइम स्टैम्प टाइमली एक टाइम फ्रेम टाइम ए से लेकर टाइम बी के बीच में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, बॉडी की क्या वाइटल्स थे, वो पूरी रिपोर्ट के रूप में आ जाता है। हाल ही में जारी हुई इंडिया एआई मिशन और राष्ट्रीय खेल नीति ने इस बदलाव को संस्थागत जामा पहना दिया है। खेल नीति दरअसल 3 बड़े वादों पर टिकी है। पहला, जन भागीदारी, मतलब हर बच्चे को कम से कम एक खेल से जोड़ना। दूसरा, उच्च प्रदर्शन, यानी वर्ष 36 के ओलंपिक तक भारत पदकों की दहलीज पर खड़े रहने के बजाय ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़े। तीसरा, खेल उद्योग का विकास, यानी खेल को करियर, बाजार और नवाचार का पूर्णकालिक तंत्र बनाना। इन तीनों वादों को गति देने के लिए खेल नीति में कृत्रिम मेधा को ईंधन मान लिया गया है, जैसे किसी रथ को 3 घोड़े खींच रहे हों और कृत्रिम मेधा उसकी लगाम थामे सारथी हो। आज खिलाड़ी की तंदुरुस्ती का स्तर, हृदय गति, थकान, नींद और यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति की भी तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर से मापी जा सकती है। बिल्कुल, आप पूरी ओवरऑल रिपोर्ट बना सकते हो किसी खिलाड़ी के ऊपर कि खिलाड़ी की क्या करंट रिपोर्ट है परफॉर्मेंस की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अब कबड्डी खिलाड़ियों को स्मार्ट रीडर जैकेट बनाई जाती है। इससे खिलाड़ी के कूदने, मुड़ने, सांस की गति, यहाँ तक कि मतलब वही सारे वाइटल्स जो होते हैं कि उसकी बॉडी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उसको वो जैकेट जो है सेंसर्स के माध्यम से कंप्यूटर को भेजेगी। उससे जो कोच हैं, जो अन्य मेंबर्स हैं, वो जान पाएंगे कि वो परफॉर्मेंस कैसी कर रहा है। कृत्रिम मेधा ने एक नया बाजार खोल दिया है, स्पोर्ट्स टेक जैसे हम कह रहे हैं। KPMG की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत का स्पोर्ट्स टेक बाजार 18% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। वर्ष 30 तक यह $2.5 अरब का हो जाएगा। नई नीति में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 50% पूंजीगत मदद की बात कही गई है, मगर बाजार के साथ जोखिम भी आते हैं। सबसे बड़ा खतरा निजी जानकारी की गोपनीयता का है। खिलाड़ी के हार्मोन, हृदय गति, नींद और सोशल मीडिया रुझान आदि के आंकड़े अगर सट्टेबाजों के साथ के हाथ लग जाएं तो उनका करियर तबाह हो सकता है। दूसरा खतरा एल्गोरिथम के प्रभावपूर्वक ग्राहों का है। देखिए वही बात है, अगर जो हम डेटा अभी हम बात कर रहे थे आपसे, ये सारा डेटा कंप्यूटर में आ जाएगा, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। खतरा यहाँ पे ये भी है कि कोई ओपोनेंट्स हैकर्स के माध्यम से डेटा चोरी कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति जानबूझ के सैबोटाज करके डेटा किसी को बेच सकता है। ये भी चुनौती है अपने आप में। चैलेंजेस तो देखिए हर चीज़ में होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अगर परीक्षण आंकड़ा शहरों से आता है तो मशीनी सीख इसी ढांचे को आदर्श मान लेगी। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की आदिवासी युवाओं द्वारा भाला फेंकने की टुक्का थ्रो शैली को कृत्रिम मेधा आधारित कोचिंग प्रणाली डिफॉर्म टेक्निक मान सकती है। मतलब हर किसी का तरीका अलग होता है, हर किसी का बॉडी पोस्चर से फेंकने का तरीका अलग होता है। शहरों का, स्पोर्ट्स का, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, डाइवर्स। तो कंप्यूटर कुछ चीज़ों को डिनाई भी कर सकता है कि ये तो तकनीकी गलत चल रही है, अगर हम उस कंप्यूटर डिपेंड हो जाएंगे। तीसरी चुनौती कोचिंग के मानवीय कौशल से जुड़ी है। दशकों से अनुभव में से परीक्षक कभी कभी ऐसे निर्णय लेते हैं जिसे डेटा नहीं पकड़ सकता। उसे जो ह्यूमन ह्यूमन कोच होता है या जो ह्यूमन एक टीचर होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करके बताता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर वो इक्वल एफिशिएंसी में बता सके, वो सिर्फ डेटा बेस बता पाएगा, डेटा के आधार पे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को रोकें। टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन माइंड को साथ मिला लेंगे तो हमें और एफिशिएंट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। हम 3 सूत्र पकड़ने होंगे। पहला, डेटा एक बराबर पहुँच। अगर संसाधन शहर के ही हिस्सा हुआ तो सपने भी शहर तक सीमित रह जाएंगे। दूसरा, अंतिम निर्णय में इंसानी विवेक, मतलब डेटा जो भी आए बाद में ह्यूमन एनालिसिस हो उसके ऊपर। तीसरा, खिलाड़ी कल्याण, बीमा, मानसिक स्वास्थ्य, डेटा सुरक्षा एवं सब चीज़ें खिलाड़ियों के लिए भी बेहतर हों। डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में, डेटा सिक्योरिटी।
हालाँकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि कृत्रिम मेधा और डेटा एनालिटिक्स से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को की रोज़ निगरानी होगी और सुधार का मौके समझ में आएँगे। महिला खिलाड़ी, दिव्यांगजन, आदिवासी और पारंपरिक खेलों को विशेष समर्थन मिलेगा ताकि वह भी कामयाबी की यात्रा का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल, बिल्कुल बन सकें। फिलहाल इसी के साथ आज की रखते हैं और खेल और आर्थिक जगत की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।